वेलकम दोस्तों, ये आपके साथ मेरा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पहले हिस्ट्री के आपके पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका सेकंड वाला सब पॉइंट देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपके बुक का पेज लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हिस्ट्री को थोड़ा नहीं बहुत लेंदी किया गया है। इसे पढ़ते वक्त आपको बोर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स के ज़रिए ये चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ, अंत पूरा वीडियो देखना, बीच में छोड़ना मत। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरे पहले 2 वीडियो देख लेना ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, वो मैंने नहीं लिखी है नीचे क्योंकि ये आपके बुक में भी है, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगा। तो आगे देखते हैं हम क्या है इस पॉइंट में। ये आपके बुक का सेकंड सब पॉइंट है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। पिछले बार हमने सिर्फ फ्रांस की बात की थी, लेकिन इस बार सिर्फ फ्रांस की बात न करते हुए बाकी देशों की भी बात करेंगे। मतलब आसान भाषा में पूरे यूरोप की बात करेंगे हम, सिर्फ फ्रांस की बात इस बार नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप मध्य 18वीं यानी किसी भी पॉइंट को समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं पहले आपका इस पॉइंट से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने किसी भी 18वीं सदी का यूरोप का नक्शा निकल कर देखा तो आपको वहाँ पर कोई राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे तो सिर्फ आपको वहाँ पर राजतंत्र या राजाओं के क्षेत्र मिलेंगे। आपको झूठ लग रहा होगा तो आप वहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। तो आप एक बार यूरोप के मध्य यानी 18वीं सदी के नक्शे को देख लेना सर्च करके गूगल पर। यहाँ पर आगे मैंने इंट्रोडक्शन के लिए यानी आपके बुक में भी हेम्सबर्ग साम्राज्य का एक उदाहरण दिया गया है ताकि आपको बैकग्राउंड समझा सके कि फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में तब क्या स्थिति थी, यानी कहाँ पर किस तरह का राजतंत्र था और लोगों की स्थिति क्या थी। ये बैकग्राउंड है। इसके बाद आप लोगों के मन में राष्ट्रवाद के विचार किस तरह निर्माण हुए ये बताया गया है। तो बैकग्राउंड में हमें दिया गया है कि हेम्सबर्ग साम्राज्य में अलग अलग जनसमूह थे। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड तथा जर्मन भाषा बोलने वाले बोहेमिया क्षेत्र के साथ साथ इतालवी भाषा बोलने वाले लैम्बार्डिन और वेनेशिया क्षेत्र। हंगरी में भी आधे लोग मैंग्यार भाषा बोलते और बाकी अलग बोली। इस परिस्थिति में राजनीतिक एकता स्थापित करना मुश्किल था। और दूसरे पॉइंट में यानी यहाँ पर लिखा गया है, तब लोग सामूहिक रूप से एक नहीं थे और अलग भाषा बोलते थे तथा यह समान संस्कृति नहीं थी। मतलब सिंपल है। ये एक समूह है, ये एक समूह है। इन तीनों समूहों पर हेम्सबर्ग साम्राज्य का राज्य है, ऐसा आप समझो। लेकिन ये तीनों, इसकी अलग पहचान, इसकी अलग पहचान, इसकी अलग पहचान, तो ये समान हो ही नहीं सकते। ये हमें भी आसानी से समझ में आएगा पढ़कर। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया इंट्रोडक्शन में कि यूरोप में तब समानता नहीं थी, सब तरफ राजतंत्र था और हेम्सबर्ग साम्राज्य का उदाहरण दिया गया है। लेकिन सोचो कि सब तरफ राजतंत्र था तो ये एक कैसे हुए? हम इसे एक ही साम्राज्य का हिस्सा मानते हैं लेकिन अलग पहचान है, तो एक कैसे हुए? इसे एक करने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन था। वो बड़ा रीजन था राजा के प्रति निष्ठा, सबको एक रखती थी। जैसे शिवाजी महाराज के प्रति मराठाओं की निष्ठा थी, उन्हें इसी कारण एक रखा था कि शिवाजी महाराज को वो बहुत यानी उनके प्रति उनकी सेवा थी। उसी प्रकार राजा के प्रति निष्ठा ही सभी को एक बनाए हुए थी तब, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगले स्लाइड में देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने यानी मैप लिया है यूरोप खंड का। वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हंगरी है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर बोहेमिया है। ये तब इसके यानी हेम्सबर्ग साम्राज्य के हिस्सा थे और यहाँ पर जर्मन बोलते थे। बोहेमिया में जर्मन भाषा बोली जाती थी, जर्मन।
आप ठीक से पढ़ लेना, जर्मन भाषा बोली जाती थी तथा यहाँ पर अलग भाषा बोली जाती थी इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, तो फिर ये सामान कैसे हुए? तो इसका आंसर है ये सामान थे ही नहीं, मतलब इनमें समानता ही नहीं थी। तो फिर इनमें राष्ट्रवाद का विचार किस प्रकार पनपा, इनमें राष्ट्रवाद का विचार इस यानी किस प्रकार पनपा, वही हमें इस पॉइंट में देखना है। तो मैं नीचे लेता हूँ स्लाइड, और वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, जो कि तो हमारे बुक से उठकर एग्जाम में भी आता है, तो आप ध्यान से पढ़ लेना ये। हाँ, यहाँ पर देखो आपको दिखाया गया है राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के विचार निर्माण के कारण क्या थे। मतलब ये एक सीधा साधा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके 4 कारण मेन आपके बुक में लिए गए हैं। पहला कारण है कुलीन वर्ग तथा नया मध्यम वर्ग। इसमें नया मध्यम वर्ग, ये नया मध्यम वर्ग इसने ही राष्ट्रवाद के विचार फैलाने में बहुत मदद की। आपने 9th अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कुलीन वर्ग मतलब अमीर वर्ग, अमीर वर्ग। इनकी जनसंख्या बहुत कम थी। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि इनकी जनसंख्या कम कैसे हुई। समझो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, उसमें से 120 करोड़ अंबानी जैसे अमीर है और 10 करोड़ गरीब है। ये तो नामुमकिन सा है। उसी प्रकार इनकी जनसंख्या भी बहुत कम थी, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, 4, 5 ऐसे, यानी बहुत कम जनसंख्या थी। और दूसरी तरफ गरीब वर्ग था फ्रांस में, उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर देख सकते मैंने दिखाने के लिए क्या है, उनकी जनसंख्या, ये गरीब है ये अमीर है, इनकी कम है जनसंख्या और इनकी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही कि इनकी जनसंख्या बहुत कम थी कुलीन वर्ग की। कुलीन वर्ग की पहचान क्या थी? ये एक प्रभावशाली वर्ग था। प्रभावशाली मतलब इसका दबदबा था, इसका प्रभाव था पूरे यूरोप पर, तथा ये राजनीतिक और सामाजिक रूप से सत्ताधीष्ट था। यानी सत्ता किसके पास थी? तो कुलीन वर्ग। राजतंत्र से ही ये यानी मेल खाता था कुलीन वर्ग। तो सत्ता किसके पास थी? कुलीन वर्ग, सत्ताधीश वर्ग था यह देश या यूरोप की, यानी ये किसी देश या पूरे यूरोप खंड की कह सकते हैं हम। ये किसी देश या पूरे यूरोप खंड की बहुत कम जनसंख्या थी। कम मतलब मैं बता दूं, मैंने उदाहरण दिया कि अंबानी का उदाहरण दिया, तो ये देश या पूरे यूरोप की बहुत कम जनसंख्या थी। इन्हें राजतंत्र ही अच्छा लगता था क्योंकि इनके पास पूरे राइट्स थे, हर प्रकार के राइट्स इनके पास मौजूद थे। इनको समानता थी तथा यानी बोलने का अधिकार था, समानता, बोलने का अधिकार, इस प्रकार के उनके पास राइट्स थे यानी अधिकार थे। तो इन्हें राजतंत्र ही पसंद था तथा ये यानी गरीब लोगों पर अपना रोक जमा सकते थे, इसलिए ये राजतंत्र का समर्थन करते थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई तो यूरोप में एक नए वर्ग ने जन्म लिया, वो था मध्यम वर्ग। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो यूरोप में एक नए वर्ग ने जन्म लिया, वो था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं, तो मध्यम वर्ग से हम क्या तात्पर्य लेते हैं? मध्यम वर्ग मतलब शिक्षित। यूरोप की जो शिक्षित जनता थी उसे मध्यम वर्ग कहा गया है। इस वर्ग में कुछ औद्योगिक मजदूर थे, कुछ डॉक्टर थे, यहाँ पर लिखा है कुछ औद्योगिक मजदूर, कुछ डॉक्टर, कुछ वकील तथा कुछ शिक्षक के पेशे से आते थे, यानी इस पेशों से ये बिलोंग करते थे, ऐसा लिखा गया है आपके बुक में। औद्योगिकरण के बाद जो समूह निर्माण हुए तब इन्होंने एक राष्ट्र तथा समान न्याय का विचार फैलाना शुरू किया और कुलीन वर्ग के लोगों के विशेष अधिकार समाप्त करने की मांग की। मतलब इन्होंने, मध्य वर्ग ने क्या किया? यह एक समझदार वर्ग था, शिक्षित होने के कारण समझदारी अपने आप आ जाती है, तो ये एक समझदार वर्ग था। इन्होंने राष्ट्र की कल्पना दी लोगों को। और गरीब जनता, यानी बहुत सारी यूरोप की ज़्यादातर जनता गरीब थी, तो गरीब जनता उनको भी समानता चाहिए थी, तो वो शिक्षित वर्ग का ही ये करेंगे। तो इस प्रकार मध्यम वर्ग ने एक अहम भूमिका निभाई राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के विचार निर्माण करने में, ऐसा हम कह सकते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। ये ऊपर लिखा है, मैंने दिखाया आपको, रुको मैं दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पर लेंदी लिखा गया है। देखो आपने इंट्रोडक्शन भी कर लिया मेरे नोट्स में और आपका एक पॉइंट भी कवर हो गया। और सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इस पहले पॉइंट का, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो हम आगे बढ़ते। एक दूसरा मेन पॉइंट इसका था उदारवादी राष्ट्रवाद क्या, यानी दूसरा मेन पॉइंट है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी मतलब, उदारवादी शब्द का सीधा अर्थ है आज़ादी। आज़ादी से आप समझ गए होंगे कि उदारवादी किसे समर्थन करते होंगे। उदारवादी मध्यम वर्ग को समर्थन करते थे। आपको आज़ादी से ही समझ जाना चाहिए कि उदारवादी किसका समर्थन करते होंगे। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवादी का अर्थ व्यक्ति की आज़ादी और समान कानून का था। उदारवादी यानी उदारवादी ये एक विचारधारा है जिसका अर्थ नए मध्यम वर्ग के लिए व्यक्ति की आज़ादी और समान कानून था। व्यक्ति की आज़ादी मतलब बोलने की स्वतंत्रता थी, उसे कहीं घूमने की स्वतंत्रता थी, तथा कानून सबके लिए समान होना चाहिए, ये थी उदारवादियों के विचार। ये एक अहम पॉइंट है इस चैप्टर का। उदारवादियों के विचार से हम क्या समझते। उदारवादी ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें सबकी सहमति हो, यानी इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो, इन तीनों, यानी तीनों नहीं, पूरी जनता के विचार यहाँ पर लिए जाए और फिर सरकार बनाई जाए। उदारवादी इसको सहमति देते थे। दूसरा यहाँ पर उदारवादियों का लिखा गया है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादी निरंकुश शासक समाप्ति तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त करने के पक्ष में थे। फ्रांसीसी क्रांति तो आपको पता है 1789 में हुई थी। उसके बाद उदारवादियों ने क्या किया, यहाँ पर उदारवादियों ने क्या कहा कि हम पादरियों के, पादरी मतलब धर्मगुरु, यानी जैसे ईसा मसीह की पूजा करने वाले वगैरह धर्मगुरु, उन्हें पादरी कहते। उनके पास कुछ विशेष अधिकार थे कि वो उनके टैक्स ले सकते थे, ऐसे विशेष अधिकार थे। उनकी समाप्ति के लिए उदारवादियों ने समर्थन किया नए मध्यम वर्ग का। यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट पढ़ो, तथा उदारवादियों को संविधान और संसदीय रूप में सरकार चाहिए। मतलब अभी डेमोक्रेटिक सरकार कैसी होती है, संसद होती है एक, उस सरकार का समर्थन उदारवादियों ने किया। मतलब ऐसी सरकार हमें चाहिए, ऐसा उदारवादियों ने कहा। लेकिन उदारवादियों ने एक चीज़ अच्छी नहीं की, पर महिलाओं को संपत्ति ही, और महिला और संपत्तिहीन पुरुष, संपत्तिहीन मतलब जिनके पास संपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं, ऐसे पुरुषों का उन्होंने मत नहीं लिया। मतलब जब भी हम वोटिंग करते तो इंडिया में सभी यानी 18+ के वोट लिए जाते। लेकिन उदारवादियों का क्या मानना था, जिनके पास संपत्ति नहीं, ऐसे पुरुषों को वोट करने का अधिकार नहीं, तथा महिलाओं का वोट करने का अधिकार नहीं। लेकिन इस वोट के अधिकार के लिए महिला तथा संपत्तिहीन पुरुषों ने कई बार यानी विद्रोह किए, लेकिन नेपोलियन संहिता ने भी इन विद्रोह को नकारा और उदारवादियों ने भी नो कहा, बोले नो, तुम्हें संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जा सकता, ऐसा उदारवादियों ने कहा। आर्थिक क्षेत्र में भी उदारवादी सक्रिय थे, यानी उदारवादी विचार वाले लोग आर्थिक क्षेत्र में भी सक्रिय थे। वो किस प्रकार सक्रिय थे वो पढ़ते हैं। उन्होंने बाजार की मुक्ति पर ध्यान दिया। बाजार मुक्ति मतलब क्या, अभी हम देख सकते हैं कोई भी बाजार में अपनी चीज़ें बेच सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, वहाँ पर कोई नो नहीं बोलता, यानी उसे कोई रोक नहीं है उस पर कोई। इसलिए बाजार की मुक्ति पर ध्यान दिया ताकि व्यापार बढ़ सके, आर्थिक परिस्थिति सुधारी जा सके लोगों की। तथा एक और मेन उसने ये किया उदारवादी विचारों वाले लोगों ने, तथा अवगमन मतलब लाना, कहीं से लाने पर टैक्स लगाए जाते थे, टैक्स, वो उदारवादियों ने समाप्त करने की मांग की। ये मांग की थी उदारवादियों ने। यहाँ पर एक हम देख सकते हैं कि उदारवादियों की यह मांग, यानी उदारवादियों की यह मांग मध्यम वर्ग की मांग थी। यहाँ पर देख सकते हैं यह उभरते मध्यम वर्ग की मांग थी। मतलब उदारवादी, यहाँ पर हम सीधे दो ग्रुप देख सकते हैं, उदारवादी मध्यम, ये एक पार्टी में, तथा रूढ़िवादी फिर पादरी तथा राजतंत्र के यानी राजा महाराजा, उनकी सेना और कुलीन वर्ग, ये एक साइड। लेकिन ये सिर्फ दो नहीं थे,
इनको देश की सबसे ज़्यादा यानी यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा थी इस साइड में, देश की गरीब जनता इस साइड में थी, इसलिए ये पड़ना भारी था। आगे पढ़ते हैं हम। ये तीसरा मेन पॉइंट है 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। हमें पता है 1815 में नेपोलियन को हराया गया वॉर ऑफ वाटरलू में। PRAB प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, यानी ये सिंपल है याद रखने के लिए, उन्होंने हराया। वो पूरी तरह हार गया इस युद्ध में, यहाँ पर लिखा गया मैंने येलो स्केच पेन से, पूरी तरह हार गया इस युद्ध में। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा था, अच्छा दिख गया। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए उदारवादियों ने 1834 में शुल्क संघ जॉल्वेराइन की स्थापना की। इस शुल्क संघ जॉल्वेराइन ने क्या किया था, इसके एक अहम भूमिका थी कर कम किए, टैक्स, बहुत सारे जो एक्स्ट्रा टैक्स थे यानी एक्स्ट्रा टैक्स थे वो भी हटाए। यही भूमिका इसने निभाई और इसमें सभी तरह के लोगों की यानी सहभाग था, इसलिए राष्ट्रीय एकता बढ़ने में मदद मिली। तो आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पर। और 1813 में भी नेपोलियन एक बार हारा था, लाइप्जिग की लड़ाई में नेपोलियन हारा था 1813 में। नेपोलियन हारने के बाद यूरोपीय देश रूढ़िवादी सरकार और आकर्षित हुए। मतलब ये नेपोलियन हार गया, ये भाई साहब हार गए और रूढ़िवादी समर्थन करते थे राजतंत्र का, तो यूरोपीय देश रूढ़िवादियों की ओर आकर्षित हुए, ऐसा हमें बताया गया है। रूढ़िवादियों के क्या मानना था, यहाँ पर लिखा गया है रूढ़िवादी आधुनिकीकरण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि आधुनिकीकरण से राजतंत्र और मजबूत होता है, जैसे नेपोलियन के साथ हुआ। नेपोलियन ने आधुनिकीकरण का इस्तेमाल किया, लेकिन नेपोलियन हारने के बाद यूरोप में राजतंत्र और मजबूत हुआ। इस कारण उदारवादी पुराने पारंपरिक संस्थाओं के समर्थन करते थे। मतलब यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि उदारवादी है वो राजा का समर्थन करते, उदारवादी जनता के साइड में नहीं है, वो राजा का समर्थन करते। और सॉरी, उदारवादी नहीं, रूढ़िवादी, ध्यान रखना मैंने गलत बोल दिया। रूढ़िवाद यानी रूढ़िवादी लोग हैं वो राजा का समर्थन करते हैं। कौन? रूढ़िवादी मतलब पुरानी परंपराओं को अपनाने वाले, और क्रमश मतलब जल्दी बदलाव उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें कछुए जैसा धीरे बदलाव चाहिए। मैंने पिछली बार भी बताया था, तो मेरा पिछला वीडियो देख लेना। यहाँ पर हमें एक वियन्ना संधि बताई गई है। वियन्ना संधि, यहाँ देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक वियन्ना संधि है। तो मैं बताता हूँ वियन्ना संधि क्या है। जब 1815 में नेपोलियन वॉर ऑफ वाटरलू में हारा, तो जिन देशों ने नेपोलियन को हराया, पी से प्रशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन, ये याद रखने के लिए PRAB, इन्होंने जब नेपोलियन को हराया तो शांति संधि के लिए वो वियन्ना ये एक स्थान है, वहाँ पर जमा हो गए वहाँ के यानी राजा महाराजा। इस सम्मेलन का यानी इस संधि का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। यानी चांसलर एक बहुत बड़ी यानी पावर वाली पोस्ट होती है, पावर वाली। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर इस वियन्ना संधि का नेतृत्व कर रहे थे। इस सम्मेलन में फ्रांस ने जीते हुए राज्यों को वापस ले लिया गया। मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि फ्रांस ने जो राज्य जीते थे नेपोलियन के वक्त, नेपोलियाई युद्धों के वक्त नेपोलियन ने जो राज्य जीते वो वापस ले लिए गए। इससे ही हमें पता चलता है कि संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को फिर से यानी अस्थिर कर देना, यानी उन्हें नष्ट कर देना, उन बदलाव को। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि फ्रांस से समझो, ये फिर से अपना क्षेत्र बढ़ा ना ले, इस कारण इसके क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य बसाए गए।
या किसी देश को यानी किसी राजा को वहाँ की सत्ता दे दी गई। तो यहाँ पर लिखा है कि यानी फ्रांस के आजू बाजू एक तरफ ऑस्ट्रिया, पूर्व के साइड पर रशिया, उनको सत्ता दी गई। बेल्जियम, नीदरलैंड का साम्राज्य बसाया गया। वियन्ना संधि ने राजतंत्रों को यानी सत्ता दे दी। वियन्ना संधि किसने की थी? राजाओं को। तो वो सत्ता किसे देंगे? राजतंत्र को। सिंपल लॉजिक है। लेकिन नेपोलियन के काल में 39 ये बने थे। क्या बने थे? नेपोलियन के काल में 39 ये महासंघ बने थे। उन्हें वैसा ही रखा गया, उन्हें नष्ट नहीं किया गया। महासंघ मतलब अभी हमारे जैसे राज्य होते, तब नेपोलियन ने 39 महासंघ बनाए थे, उन्हें वैसा ही रखा गया। इतना सब हुआ, फिर भी फ्रांसीसी क्रांति के बाद यानी उदारवादियों ने आवाज़ उठाई। उदारवादी किसके साइड थे? याद रखना, उदारवादी किसके साइड थे? मध्यम वर्ग के। तो उदारवादियों ने आवाज़ उठाई मतलब उन्होंने यानी विरोध दर्शाया राजाओं का। यानी बिना भय के उदारवादी विरोध दर्शाते रहे। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण मांग की, प्रेस मतलब न्यूज़ वगैरह होता है ना, पेपर छपते, वो उसे प्रेस कहते हैं। उसकी आज़ादी की मांग मतलब राजाओं के खिलाफ बोलने की मांग की उसने, उदारवादियों ने। यानी उन्हें आज़ादी दी जाए, उन पर किसी प्रकार की पाबंदी न हो, ऐसा उन्होंने कहा। ये एक लास्ट पॉइंट है, चौथा आपके इस चैप्टर का, यानी इस पॉइंट का एंड हो जाएगा। इस पॉइंट के ये हमने ये इस सब पॉइंट के बाद तो इसमें क्रांतिकारियों का मतलब समझाने की कोशिश की है। ये मतलब हमें अगले पॉइंट के लिए ज़रूरी है ये समझना क्रांतिकारी क्या है। यूरोप के हिसाब से क्रांतिकारी कौन थे? यूरोप के हिसाब से यहाँ पर लिखा भी गया है इस पॉइंट में पूरे कि यूरोप के हिसाब से क्रांतिकारी वो थे जो राजाओं का विरोध करते थे। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। तब के समय में यूरोप में क्रांतिकारियों का मतलब था राजतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियन्ना संधि में स्थापित हुई थी, तथा ज़्यादातर क्रांति का लक्ष्य था राष्ट्र राज्य स्थापन करना। मतलब क्या? वियन्ना संधि के बाद जिन राजाओं को फिर से गद्दी पर लाया गया है उनका विरोध करना तथा एक राष्ट्र स्वतंत्र देश बनाना, यह क्रांति का उद्देश्य था। और इसे ही क्रांतिकारी कहा गया है यूरोपीय लैंग्वेज में। यानी यूरोप में तब इन्हें ही क्रांतिकारी समझा जाता था। उदारवादी राष्ट्रवादियों ने 1815 के बाद दमन के भय से, यानी जो क्रांतिकारी थे उदारवादी थे, राष्ट्रवादी लोग थे, यानी राष्ट्रवादी पार्टी के नहीं, राष्ट्रवादी विचारों वाले लोग थे, उन्होंने 1815 नेपोलियन हारने के बाद राजतंत्र फिर से आ गया था। तो कोई लोग उन्हें दमन ना करे उनका, यानी उनको मार ना डाले, उनकी आवाज़ ना दबाए, इस भय से क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से यानी प्रशिक्षण दिया, शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया है। ऐसा ही एक क्रांतिकारी जुप्सुप मैक्सिम था जो इटली का था। उसका जन्म जेनोआ में 1807 में हुआ। इसे 24 साल की उम्र में लिंगुरिया में क्रांति के कारण उसके कार्बोनारी गुप्त संगठन से बाहर निकाला गया। यह उदाहरण दिया गया है हमें कि हम समझ सके कि तब क्रांति किस प्रकार होती थी। तो आप ये पढ़ लेना, मैं आपको यानी पढ़ लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपका यानी 1 घंटे के अंदर आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। और हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे बढ़ते हम। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वियन्ना संधि के बाद यूरोप का क्या नक्शा था। ये देखो फ्रांस, यहाँ पर नीदरलैंड का साम्राज्य बसाया गया। पोलैंड देख रहे, ये फ्रांस ने ये किया था, फ्रांस के अधीन हो गया था, लेकिन उसे रूस को सौंप दिया गया। यहाँ पर फ्रांस के नज़दीकी ऑस्ट्रिया को ये दे दिया गया। यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन को एक कर दिया गया। यानी फ्रांस को ब्लॉक कर दिया गया पूरी तरह से कि वो अगली बार अपना क्षेत्र ना बढ़ाए। तो आज का पॉइंट हमारा समाप्त होता है यहाँ पर आपके बुक में बहुत लेंदी करके दिखाया गया है, वही मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ से पूरा ऐसा लेंदी करके आपके बुक में दिखाया गया है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ना अच्छा बात है बुक का भी। यहाँ से
ये समाप्त होता है पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट है आपका क्रांतिकारी, वो भी मैंने आपका करवा दिया है। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना। और हाँ, ये वीडियो देखने से पहले मेरी अगली 2 वीडियो देख लेना, या इसके बाद मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और हाँ, अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और बुक को, यानी बुक को मत पढ़ना बुक को भी, लेकिन वीडियो को देखते साथ और लिखने से ही हमें समझ में आएगा। एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।